मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। जी हां, इस वक्त भारत ने कदम रखा है एविएशन सेक्टर में। एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भरता की एक नई उड़ान इस वक्त हम देख रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को संविधान दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम को इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ, संविधान सदन में विशेष समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्य लोग हुए शामिल। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र। कहा, संविधान ने असंख्य नागरिकों को सपने देखने और उन सपनों को साकार करने की शक्ति प्रदान की। भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भरी नई उड़ान। प्रधानमंत्री ने किया सॉफ्रो एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का शुभारंभ। कहा, बड़े सपने देखते हुए भारत कर रहा है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। लाल किला बम धमाके का 7वां आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी सोयब अहमद। धमाके से ठीक पहले उमर उन नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट और पनाह देने का आरोप। और भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलना तय। आज ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में लगेगी अंतिम मोहर। भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ पर दिल्ली स्थित संविधान सदन में विशेष समारोह हुआ। सेंट्रल हॉल में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ दोनों सदनों के सांसद और अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। समारोह में 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया गया। इनमें मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया भाषा शामिल हैं। कार्यक्रम में एक स्मारक पुस्तिका, भारत के संविधान में कला और कैलीग्राफी का भी विमोचन किया गया। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 9 भाषाओं में संविधान की डिजिटल प्रतियों का लोकार्पण किया, जिसमें बोडो और कश्मीरी भाषा में पहली बार संविधान की प्रतियां तैयार की गई हैं। इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता थे। बाबा साहेब के 125वीं जयंती के वर्ष में 26 नवंबर 2015 में प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है।
आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद 2024 में जम्मू कश्मीर के चुनावों में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया। इससे भारतीय लोकतंत्र विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। During the elections held in Jammu and Kashmir in 2024, after abrogation of Article 370, the voter turnout in large number make the world to understand our faith in democracy again. In the recently held Bihar elections, voter turnout, particularly that of women in large numbers, has added another precious diamond in the crown of our Mother Bharat democracy. The contributions made by the women members of the Constituent Assembly was uncomparable. On behalf of all of us, I pay our tributes to the great contributions of the women leaders in the Constituent Assembly. संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान को राष्ट्र की आत्मा, लोकतांत्रिक चेतना, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का आधार बताया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों के नाम एक पत्र लिखा। पीएम ने 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाए जाने का स्मरण करते हुए राष्ट्र की प्रगति में इसकी स्थायी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। तो पीएम ने देशवासियों के नाम लिखी ये चिट्ठी तो आज के लिए आज जो निर्णय और नीतियां आ रही हैं वो आने वाली पीढ़ियों के जीवन को आकार दे रही हैं। नागरिक अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें क्योंकि भारत विकसित भारत की परिकल्पना की ओर अग्रसर है। स्कूल और कॉलेज 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पहली बार मतदाता बनने वालों का भी सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि संविधान दिवस मनाएं। युवाओं में दायित्व और गर्व की भावना जगाने से लोकतांत्रिक मूल्य और देश का भविष्य मजबूत होगा। हमारे इन अहम दिवसों से लगातार प्रधानमंत्री हमेशा से ही युवाओं को जोड़ते हैं और ये चिट्ठी, ये लेटर उसी का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। उड़ीसा में स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की कलाकृति बनाकर संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच पर रेत से संविधान को उकेरा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान दिवस, विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक और हमेशा रेत के जरिए, अपनी कलाकृतियों के जरिए वो भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश देते हैं। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस बेहद अहम दिन को खुशी के साथ, गर्व के साथ आज हम स्मरण कर रहे हैं। यही संदेश यहाँ पर सुदर्शन पटनायक और हमारे तमाम लोग दे रहे हैं। मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। You be on the rise, so lay out the mark.
डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। ओ, तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आज की एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांसीसी विमान उपकरण निर्माता कंपनी सैफ्रॉन की फैसिलिटी का उद्घाटन किया। हैदराबाद स्थित इस रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल फैसिलिटी का शुभारंभ पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। पीएम ने भारतीय विमानन क्षेत्र की अभूतपूर्व प्रगति का जिक्र किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का शुभारंभ किया। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से इस केंद्र का उद्घाटन किया। ये फैसिलिटी जीएमआर एयरोस्पेस और औद्योगिक पार्क एसईजेड राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। सैफ्रॉन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विमान उपकरण निर्माता कंपनी है। पीएम ने जिस फैसिलिटी का उद्घाटन किया वो लीप इंजनों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल को समर्पित है। लीप इंजन एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स जैसे अत्याधुनिक विमानों में लगते हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में तेज एक्सपेंशन के चलते मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ की सुविधाओं की जरूरतें भी बढ़ रही है। हमारा 85% एमआरओ का काम देश के बाहर होता रहा है। इससे खर्च बढ़ता था, समय ज्यादा लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे। ये स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए आज भारत सरकार देश के दुनिया के एक बड़े एमआरओ केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। ये फैसिलिटी अपनी तरह के विश्व के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल है। ये पहली बार है जब मूल उपकरण बनाने वाली किसी ग्लोबल इंजन कंपनी ने भारत में ऐसी फैसिलिटी तैयार की है। पीएम ने अपने संबोधन में भारतीय विमानन क्षेत्र के अभूतपूर्व विस्तार का जिक्र किया। पीएम ने निवेश और व्यापार को बढ़ाने की दिशा में सरकार के प्रयास भी गिनाए। पहला हमने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले, दूसरा हमने अपनी फंडामेंटल्स को और मजबूत किया, तीसरा हमने बिजनेस को आसान बनाया। साथियों, आज अधिकांश सेक्टर्स में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से संभव है। डिफेंस जैसे सेक्टर जहां पहले प्राइवेट सेक्टर को जगह नहीं थी, वहां भी 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से खोल दिया गया है। ये फैसिलिटी 45,000 वर्ग मीटर में फैली है। इसे प्रतिवर्ष 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। पीएम ने अपने संबोधन में भारत में निवेश की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया। भारत के पास तेज ग्रोथ है, स्थिर सरकार है, रिफॉर्म से जुड़ा माइंडसेट है, बहुत बड़ा यंग टैलेंट पूल है, एक विशाल डोमेस्टिक मार्केट है और सबसे खास बात, भारत में निवेश करने वालों के लिए हम सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि को क्रिएटर मानते हैं। यह केंद्र बड़ी संख्या में उच्च कुशल भारतीय तकनीशियनों और इंजीनियरों को रोजगार देगा। इस फैसिलिटी की स्थापना विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यहाँ पर विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी छलांग यहाँ पर सामने आई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, हम सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक को क्रिएटर के रूप में आज विश्व की तमाम बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उसी की एक झलक यहाँ पर निकल कर आती है। तो किस तरह से आत्मनिर्भरता की उड़ान इस बहुत ही इंपॉर्टेंट
जॉइंट वेंचर के साथ निकल कर आई है। आइए आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत किस तरह से एक जेट इंजन सर्विसिंग का बड़ा हब बनकर तैयार हो रहा है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। भारत में जेट इंजन सर्विसिंग का एक बड़ा हब यहाँ पर बन रहा है। किस तरह से विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक उड़ान यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो देखने वाली बात है। GMR एरोस्पेस पार्क की अगर हम बात करें तो वो भी एक अत्याधुनिक MRO सेंटर के रूप में यहाँ पर उभरता हुआ आ रहा है। तो भारत में जेट इंजन सर्विसिंग का एक बड़ा हब बनने के लिए इस वक्त तैयार है, जिसका आज शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि ये भारत और फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन के साथ यहाँ पर एक बड़ा जॉइंट वेंचर है जो इस वक्त सामने निकल कर आ रहा है। कैसे आत्मनिर्भर होते भारत की जो उड़ान है उसे और गति यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, वो यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है। तो आप देख रहे हैं कैसे विमानन क्षेत्र में भारत में जेट इंजन सर्विसिंग का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। और MRO की बात करें, MRO यानी कि यहाँ पर हैदराबाद में सैफ्रॉन का नया इंजन सर्विस सेंटर शुरू हो रहा है। MRO यानी कि मरम्मत, रिपेयर, ओवरहॉल, उसके लिए भी अब भारत में कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। GMR एरोस्पेस पार्क में बन रहा है अत्याधुनिक MRO सेंटर। MRO यानी कि मरम्मत, रिपेयर, ओवरहॉल यानी कि रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल, उसके लिए भी अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, भारत में ही इस मुमकिन होगा। सैफ्रॉन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनी है और इसने यहाँ पर भारत के साथ मिलकर काम करने की एक जो ये पहल हुई है वो बेहद सब इंपॉर्टेंट है। सेंटर में लीप इंजनों की सर्विस, मरम्मत और ओवरहॉल की सुविधा होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लेस है। किस तरह से आज लीप इंजन का एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स में इस्तेमाल होता है, किस तरह से भविष्य की ये तकनीक अब भारत आ रही है। पहली बार किसी बड़ी ग्लोबल इंजन कंपनी ने भारत में MRO स्थापित किया है। यानी कि हम देख रहे हैं कि कैसे आज सिर्फ ना बन रहे हैं, अगर बाहर से भी बनकर आ रहे हैं तो अब उसको ओवरहॉलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए दोबारा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भारत में ही उनकी अब तमाम जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है ये सेंटर। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस तरह से आज मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन के रूप में भारत उभर रहा है, वो भी इसका भी सशक्त उदाहरण यहाँ पेश करते हैं। 45,000 वर्ग मीटर में फैला हर साल 300 लीप इंजनों की सर्विस क्षमता, क्या कुछ इसकी कैपेबिलिटीज हैं, क्या कुछ इसकी क्षमता है, वो भी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारतीय इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को बड़े पैमाने पर यहाँ नौकरी मिल रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर अपना प्लांट लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ये छोटे उद्योगों के लिए, हमारे टैलेंट पूल के लिए भी एक अवसर खोलता है। भारत को विमान क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बेहद अहम और ठोस कदम सामने है। जब यहाँ पर निवेश होता है, जब यहाँ पर अवसर होता है, तो ऐसे में जो भारत का इतना बड़ा टैलेंट पूल है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करने का एक अवसर मिलता है, जो अवसर यहाँ पर भी इस विमानन क्षेत्र में भी अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस पर बात करने के लिए और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त किस तरह से विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ये बड़ी छलांग सामने निकल कर आई है। विशाल बैरिस्टो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए पहले विशाल बैरिस्टो का रुख कर लेते हैं। विशाल, जिस तरह से हमने इसकी टेक्निकलिटी समझने की कोशिश करी, ये जो ज्वाइंट वेंचर है भारत और फ्रांसीसी कंपनी के बीच, इसके सबसे हाईलाइट्स क्या होंगे, इनके हाई बिंदु क्या हैं और क्या वो चीज़ है जो इस ज्वाइंट वेंचर को बेहद खास और अलग बनाती है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा उसका भी यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। देखिए जया, प्रधानमंत्री ने कहा कि को क्रिएटर की बात की और भारत जिसने ये सेट किया है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो विकसित राष्ट्र बनने की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपकी इकोनॉमी और आपका डिफेंस दोनों पुख्ता होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं इस फैसिलिटी की, तो मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, आपने बताया दर्शकों को कि ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है सैफ्रॉन, और ये ओवरसीज़ जो फैसिलिटी है वो लार्जेस्ट है, यानी कि किसी भी देश में ओवरसीज़ MRO फैसिलिटी लार्जेस्ट है। और जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि 300 इंजन्स तक ये रिपेयर करेगा और इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एयरबस और बोइंग के जहाज़ों के इंजन्स को यहाँ रिपेयर किया जाएगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इंडियन एयरफोर्स की जो बैकबोन है वो है रफाल जहाज़, और रफाल के इंजन्स को भी
यहाँ पर जो M88 इंजन्स हैं वो इस फैसिलिटी के अंदर रिपेयर किए जा सकेंगे। यानी कि अब हमें जो हमने जहाज़ भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में इस्तेमाल किए जाएंगे उनके इंजन्स भी हम यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी का HAL के साथ भी करार हुआ है जो हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स को भी रिपेयर करेगा। तो डिफेंस का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है और हम जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस को प्रोडक्शन को लेकर, डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से देश की बागडोर संभाली है। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं एविएशन इंडस्ट्री के, जब हमारे इंजन्स यहाँ पर रिपेयर होंगे तो जो क्रूशल हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जाने से रुकेगा, उसका आउटफ्लो रुकेगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि हम उसका फ़ायदा अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगाएंगे। और साथ ही जो टैलेंट, यंग टैलेंट पूल की प्रधानमंत्री ने बात की, हाँ यंग इंजीनियर्स की बात करी, उसको हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट कर पाएंगे, उनको एम्प्लॉय कर पाएंगे। बिल्कुल विशाल, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एविएशन सेक्टर में जो FDI बढ़ रहा है उसका भी जिक्र किया और यहाँ पर एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में सिर्फ भारत खरीदने वाला नहीं बल्कि विदेशों को बेचने वाला भी देश बन जाएगा। खासतौर पर अगर रफाल और तेजस के संदर्भ में देखें कैसे हैमर का भारत में उत्पादन ये एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के संदर्भ में भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि आपने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो आपने अभी प्रधानमंत्री ने बोला भी कि हमने प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे भी खोल दिए हैं डिफेंस के सेक्टर के अंदर। और प्राइवेट सेक्टर में भी आप 70+ का FDI आप ले सकते हैं, ये भी इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही है ताकि भारत का जो डिफेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। डिफेंस मजबूत होगा तो हमारी इकोनॉमी को भी सहारा मिलेगा और एविएशन सेक्टर जिसके अंदर कमर्शियल और डिफेंस दोनों तरह के जहाज़ की हम बात कर रहे हैं उनको मजबूती मिलेगी। और अगर जल्दी से रिपेयर हो जाएंगे तो फॉरेन करेंसी रुकेगा, एम्प्लॉयमेंट हमें ज़रूर मिलेगा। साथ ही जो हम नए नए करार कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल भारत और फ्रांस की साझेदारी का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि मार्क डी मार्टिन विमानन विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे। विशाल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज कोलैबोरेशन भारत यहाँ पर अपने दायरे को बढ़ाते हुए अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं MOU हो रहे हैं तमाम देशों के साथ बाहें फैलाकर। आज जो भारत एक सिर्फ इन्वेस्टर के तौर पर ही एक को क्रिएटर के तौर पर जुड़ रहा है। उस लिहाज से भारत फ्रांस की साझेदारी के बारे में बात करें तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, अगर हम सफ़ा कंपनी की बात करें तो सफ़ा कंपनी का बड़ा एक लंबा रिश्ता रहा है, कई दशकों का रिश्ता है भारत के साथ। और जब हम डिफेंस की बात करते हैं, रफ़ाल की मैंने बात की, रफ़ाल से पहले मिराज जहाज़ भारतीय वायुसेना का एक इम्पॉर्टेंट लड़ाकू जहाज़ है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, प्रधानमंत्री ने अंडरलाइन किया है हम को क्रिएटर बन रहे हैं, हम को क्रिएटर का हम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। क्योंकि अब तक ये होता था कि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे, जहाज़ या हथियार बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दे रहे हैं ताकि हम अपने ही देश में उसको बना सके। क्योंकि अब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, नए नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि भारत जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है उसमें दूसरे देशों का विश्वास पुख्ता है, तभी तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओवरसीज़ फैसिलिटी भारत में बनी है। ये हमारे लिए इसी बात को इंगित करता है कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उस पर दूसरे देशों का कितना ज़्यादा विश्वास है। इसलिए ना सिर्फ वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बल्कि भारत में को प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं। जया। बिल्कुल साथ ही विशाल, जिस तरह से ये फैसिलिटी बन रही है किस तरह से आप देखते हैं भारत का जो टैलेंट पूल है, भारत के इंजीनियर्स जो हैं, भारत के जो छोटे मझोले उद्योग वाले हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है? जी बिल्कुल अवसर है। और जैसे कि मैंने बात की कि अब ये भी इम्पोर्टेंट कर दिया गया है और एक क्लॉज है कि अगर आप डिफेंस कुछ भी इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं तो भारतीय सेनाओं को ये बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप भारतीय कंपनियों से खरीदें। तो जब हम इस तरह की फैसिलिटी बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो भारतीय कंपनियां हैं, MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है को प्रोडक्शन के अंदर। और उसके अलावा जो यंग टैलेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले देखा था कि किस तरह से IITians हमारे उनका फेवरेट डेस्टिनेशन होता था US, और वो यहाँ पढ़ते थे और ब्रेन ड्रेन हो जाता था। लेकिन अब मोदी सरकार का ये बहुत ज़्यादा फोकस है कि ब्रेन ड्रेन रुके और ब्रेन ड्रेन के साथ हम फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो को भी रोकें।
तो हम यंग टैलेंट को यहाँ पर अकोमोडेट कर पाएंगे जब उनको फैसिलिटी मिलेगी, मॉडर्न फैसिलिटी मिलेगी, जो पढ़ाई उन्होंने की है उसका वो यहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जाहिर सी बात है रिवर्स माइग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा ये, और भारत की जो मोदी सरकार है उसका पूरा फोकस यही कि किसी तरह से जो हमारा ब्रेन ड्रेन होता है उसको रिवर्स करके भारत में लाया जाए, ना सिर्फ फॉरेन करेंसी बल्कि यंग टैलेंट को भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अपनी तरह की ये एकमात्र ऐसी फैसिलिटी है जिसका शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। तो विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की एक बहुत ही मजबूत उदाहरण ये पेश कर रहा है। भारतीय इंजीनियरों को, भारतीय टेक्नीशियनों को, भारतीय टैलेंट पूल को एक बहुत ही बड़ा अवसर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारत को विमानन क्षेत्र में किस तरह से एक बड़ी उड़ान भरने का मौका मिला है उसको भी यहाँ पे दिख रहा है। भारत में जेट इंजन सर्विसिंग का एक बड़ा हब ये तैयार हो रहा है और हैदराबाद में सॉफ्रा का नया इंजन सर्विस सेंटर की शुरुआत हुई है, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया और संबोधित भी किया। GMR एरोस्पेस पार्क में बना है यह अत्याधुनिक MRO सेंटर, MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सेंटर। सॉफ्रा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनी है जिसने अब भारत को चुना है। सेंटर में लीप इंजनों की सर्विस, मरम्मत और ओवरहॉल की सुविधा भी दी गई है। तो बड़ी छलांग यहां पर अब भारत की विमानन क्षेत्र में, और पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से गति मिली है भारत के इस एरोस्पेस सेक्टर को, ये उल्लेखनीय है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में लाल किला बम धमाके को लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है। लाल किले के बाहर हुए भीषण कार बम धमाके के मामले में NIA ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र का रहने वाला सोएब अहमद इस केस में गिरफ्तार 7वां आरोपी है। NIA के अनुसार सोएब ने मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर उन नबी को धमाके से ठीक पहले सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था। पहले ही 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें आतंकी उमर उन नबी के करीबी साथी शामिल हैं जो धमाके की पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। सोएब की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा और व्यापक हो गया है। सोएब ने उमर को न केवल अपने घर में पनाह दी थी बल्कि उसे विस्फोटक सामग्री पहुंचाने, सुरक्षित रास्ते बताने और फरार होने में भी मदद की थी। उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। NIA को शक है कि सोएब का ताल्लुक किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से भी हो सकता है। तो आतंकी उमर को पनाह देने वाला 7वां आरोपी यहां पर गिरफ्त में आ गया है। फरीदाबाद का निवासी है सोएब अहमद। दिल्ली लाल किला बम धमाके में NIA की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। तो मुकेश शुक्ला, सबसे पहले आपसे यही सवाल, यहां पर NIA की लगातार जांच का दायरा बढ़ता हुआ, क्या कुछ अपडेट यहां पर इस वक्त मिल रहा है जो गिरफ्तारी हुई है 7वीं? बिल्कुल जया, धौज से, फरीदाबाद के धौज इलाके से शोएब की गिरफ्तारी की गई है। 7वीं गिरफ्तारी है जो NIA ने की है, क्योंकि इसकी सारी जांच जो है वो NIA को सौंप दी गई थी। और इससे पहले आप देखिए लगातार पहले एक मौलवी की गिरफ्तारी होती है सिलसिलेवार तरीके से, फिर आदिल आता है एपिसोड में, फिर शाहीन शाहिदा आती है, फिर मुजम्मिल आता है और उसके बाद उमर को तलाशती हुई जब उनकी टीम उसको ढूंढ रही होती है तो ब्लास्ट कर देता है। लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, उसको पनाह देना, उसको छुपा करके रखना, इन तरह के आरोप जो हैं वो शोएब पे लगे हैं। और शोएब से जानने की कोशिश की जा रही है कि इसके साथ साथ और कौन लोग इसमें जुड़े थे, क्योंकि इस खुलासे से इस बात का भी जिक्र NIA ने किया है कि ये बड़े पैमाने पर जो है वो किसी बड़ी वारदात और किसी बड़ी आतंकवादी गतिविधि को ये लोग अंजाम देना चाहते थे। पूरे उत्तर भारत में इनके कई जगहों पर निशाने पर उत्तर भारत था और दिल्ली था। तो हरन फाना में जो उसने समझ में आया उमर ने, वो लाल किले पर एक विस्फोट करा, लेकिन इतना बड़ा जखीरा जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था 2900 kg, साथ ही साथ 360 किलो का RDS, कहां ये लेकर के जाना चाहते थे? क्या इससे ज्यादा और भी इनके पास ऐसे कोई विस्फोटक सामग्री है जो इन्होंने अभी भी छुपा करके रखी है? तो उसका भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। NIA मानती है कि इसमें और कई गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से 7वीं जो गिरफ्तारी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले भी आप देखिए कि जिस I-20 गाड़ी की हम बात कर रहे थे वो जो है वो अल्फा यूनिवर्सिटी के बाहर मिली थी, उनके जो संस्थापक है उन पर भी कहीं ना कहीं गाज गिर रही है। तो इन तमाम लोगों से बात
की जा रही है और ये पता लगाने की और कोशिश की जा रही है सिलसिलेवार तरीके से कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े थे। इससे पहले टर्की का नाम आया, जैश का इसमें कनेक्शन देखने को मिला। क्या वाकई में उमर और मुजम्मिल ने जैश के किसी कमांडेंट से तुर्की में मुलाकात की थी? टर्की के अलावा और कौन से देश में इनके जो इनको सप्लाई कर रहे थे, जो इनको मददगार थे, कहां कहां छुपे हो सकते हैं? इन तमाम एंगल्स पर जो है वो जांच की जा रही है, क्योंकि उस ब्लास्ट में कई बेगुनाहों के हताहत होने की खबर थी और कई लोगों को काफी गंभीर चोटें आई थी। ऐसे में जया एनआईए लगातार इस पे अपना जांच का दायरा बढ़ा रही थी और उनको पता है कि ये कोई किसी छोटी वारदात को अंजाम देने के लिए नहीं थे, ये किसी बड़े टारगेट पर थे। इनके कौन से बड़े मंसूबे थे, इसको भी अभी जानने की कोशिश की जा रही है। कड़ी दर कड़ी इस पर जो है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है और सिलसिलेवार तरीके से गिरफ्तारियां कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि सुरक्षा एजेंसियों की रही मुकेश, जिस तरह से सफेद कॉलर पोस्ट जो पूरा टेरर मॉड्यूल था उसका भांडाफोड़ यहाँ पर हुआ है। अलग अलग शहरों में, राज्यों में इस एनआईए के जो जांच के तार हैं वो बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें किस तरह से और भी एक बड़े नेटवर्क को लेकर भांडाफोड़ हो सकता है, इसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद। बिल्कुल जया, देखिए जैसे कि अभी पिछले आप न्यूज देखें तो उसमें लगातार चल रहा था कि उमर के पास एक ऐसा मशीन था जिसमें उसको बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्योंकि वो आमतौर पर छुप करके रहता था, अकेला रहता था। उसके परिवार से जब बात करी तो उन्होंने बोला उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी। वो तो सिर्फ जानते थे कि वो फलाना यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है और मेडिकल से जुड़ा हुआ एक छात्र है और उसके बाद वो वहां पर जॉब कर रहा है। लेकिन जब ये कनेक्शन निकल के आया, कई लोगों ने वहां जाकर रिपोर्ट किया, हमारे संवाददाता ने भी जाकर रिपोर्ट किया, तो ये देखने को मिला कि वाकई में इनके पास इक्विपमेंट थे, इनको मर्चेंडाइज किया जा रहा था, चीजें इनको मुहैया कराई की जा रही थी और ये सब चीज एक बड़े कैंपेन का हिस्सा थे। शाहिदा की 2 गाड़ी जिस तरह से मिलती है, 4 से 5 गाड़ियां अभी तक गिरफ्तार हो चुकी हैं और कार मॉड्यूल पर जो है ये व्हाइट कॉलर जो थे डॉक्टर्स जो गैंग निकल करके सामने आया, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है विश्वास खोया है आम जनता के बीच में अपना, कि इनको जहां उनकी सेवा करनी थी उनको बचाना था, ये कहीं ना कहीं उनके कातिल बन करके सामने आए। और श्रीनगर से देख लीजिए, अनंतनाग देख लीजिए, तमाम जगह से जम्मू कश्मीर के जो कई इलाके हैं वहां पर एनआईए और तमाम जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स ने, एटीएस गुजरात ने छापेमारी करी है, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ एटीएस ने छापेमारी करी है, सिलसिलेवार तरीके से छापेमारी हो रही है और इनके साथ जो एसोसिएट्स है उनको भी उठाया गया, उनसे भी ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये किसी और बड़े लोगों के साथ शामिल थे, कौन से इनके छोटे छोटे एजेंट थे, जो स्लीपिंग एजेंट थे, जो इनके साथ इनके बहकावों में आकर के इस बड़ी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे। कई डॉक्टरों से भी पूछताछ की, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा डॉक्टरों से इस समय जो है वो पूछताछ की गई है, उसमें भी काफी चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। उस डायरी का खुलासा हुआ है जहां पर ये बात कही गई है कि ये कुछ नंबर्स उसमें डिटेन किए गए हैं जहां से इनका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी कई सारी चीजों को डिकोड करना बाकी है, क्योंकि सब चीज मीडिया में नहीं लेकर के आ सकते। अगर आपको किसी बड़े एजेंट्स को या किसी बड़ी जो वारदात करने वाली एजेंसी है या जो संगठन है, अगर उसको टारगेट करना है तो आप पहले सारे सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर उस फोरम पर लेकर के जाते हैं कि हमारे पास ये सबूत है, ये आपके आदमी है और आप इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। मिड प्राइम में तो यहाँ पर एक और गिरफ्तारी हुई है, 7वीं गिरफ्तारी है ये दिल्ली के लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट मामले में, और किस तरह से पूरा टाइमलाइन इस वक्त साफ होकर निकलती हुई आ रही है पूरे उस बड़ी वारदात की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं SIR की। SIR के खिलाफ राजनीतिक मैदान में जोरदार विरोध के बावजूद ममता बनर्जी का पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता की इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद करने के निर्देश से सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की कभी हां कभी ना वाली स्थिति ने भ्रम पैदा कर दिया है। ऐसे में प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दोहरा रुख एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल उनके रवैये से लगता है कि उन्हें समझ आ गया है कि SIR को लेकर उनका विरोध काम नहीं आएगा।
दरअसल ममता बनर्जी ने कल बनगांव में एक जनसभा के दौरान तृणमूल के कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि वे एसआईआर फॉर्म भरने में लोगों की मदद करें। वहीं पर एसआईआर के विरोध में तृणमूल के साथ साथ कांग्रेस, डीएमके और सीपीएम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले में आज सुनवाई भी होने की संभावना है। इस बीच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर तृणमूल की निजी सेना बनने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो ममता बनर्जी की कभी हाँ और कभी ना जो उनकी नीति रही है, उस पे कहीं एक यू टर्न यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सीएम ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर को चुनावी मुद्दा बनाने पर भाजपा नेता सैयद शहनवाज ने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल से विदाई तय है। घुसपैठियों को बचाने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी। ममता बनर्जी जानबूझकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट करना शुरू कर दिया है, एसआईआर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बंगाल का जो वोटर है वो वोट डालेगा और जो फर्जी वोटर है या जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसको बचाने की ममता जी की सारी कोशिश नाकाम होगी। कोलकाता का रुख कर लेते हैं। चलिए, सौरभ दत्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस वक्त एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पश्चिम बंगाल में चल रही है। सबसे पहले तो ये बताइए, ग्राउंड जीरो पे इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? देखिए, ग्राउंड जीरो पे जो एसआईआर का जो प्रोसेस है, जो इन्यूमरेशन फॉर्म तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अभी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है और डिजिटाइजेशन प्रोसेस जो बीएलओज हैं वो अपना काम कर रहे हैं जगह जगह पे, और सीओ ऑफिस कितना अच्छा काम कर रहा है वो दिखाने के लिए वो जो ट्विटर उनका जो हैंडल है, सोशल मीडिया जो हैंडल्स है, वहाँ पे लगातार पोस्ट आ रहे हैं कि बीएलओज जो हैं वो बीएलओज अपने कितना खुश है जो 1427 वाला वोटर है, वोटर से एक के बूथ में, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही उन्होंने अपना ये काम कर लिया है। तो ये तरफ से सीओ ऑफिस का ये कहना है कि एसआईआर बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। वो भी कह रहे हैं कि बीएलओज आर हीरोज, बीएलओज बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ है चुनाव मैदान में राजनीति है। इसके लिए शुरू से आप जब यहाँ पे 27 अक्टूबर को जब यहाँ पे जब शुरू हुआ, 27 नवंबर को जो एसआईआर प्रक्रिया जब से शुरू हुआ है, यहाँ पे एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही ऐसा कोई मौका छूटा नहीं जिसमें तृणमूल की तरफ से एसआईआर को लेकर विरोध नहीं जताया गया, चाहे वो इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर को लेके कोई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद से नहीं रिक्रूट हो सके, ऐसा जो निर्देशिका जारी हुआ था चुनाव आयोग के पक्ष से, वो हो। हर बारे में टीएमसी ने अपना विरोध जताया और अभी जो है हाल ही में बीएलओज के काम को लेके कि बीएलओज के ऊपर बहुत सारे दबाव पड़ रहा है, इस बात को लेके वो मुद्दा खड़ा कर रही है। तो एक तरफ से हैं जो जितने भी पब्लिक रैलीज हैं, जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें लगातार टीएमसी की तरफ से, एकदम टीएमसी के सर्वोच्च नेतृत्व की तरफ से एसआईआर को लेके विरोध जताया जा रही है। तभी जाके ये वाला जो टिप्पणी सामने आया है कि वो कही है, सीएम ने कही कि मैंने खुद फॉर्म नहीं भरी, लेकिन आप लोग भरिए, और मैं अपने कार्यकर्ता को भी बोलूंगा कि पब्लिक को हेल्प करे कि इस फॉर्म भरने में। तो इस बारे में इस बयान को लेके अटकेले हैं कि सीएम ऐसे क्यों बोली। और एक बात हो रही है कि एक तरफ से वो चुनाव आयोग के खिलाफ है, चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रही है, दूसरी तरफ जो बात है, जो जब चुनाव आयोग को उनकी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी लिखा गया और उन्होंने कहा कि वो लोग बात करना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग ने जब उनकी जो चिट्ठी के एस्पेक्ट में जब उन्होंने उनको मंजूरी दिया कि हाँ आइए बैठक करते हैं, शुक्रवार को ये बैठक करते हैं, तो तभी उनके लीडर की तरफ से, और आज सीएम ने भी खुद कुछ देर पहले ही इसको लेकर टिप्पणी किया है कि हमारा पार्टी इतना बड़ा है तो सिर्फ 5 क्यों 10 लोग जाने चाहते थे, लेकिन उसमें उनका भतीजा जो तृणमूल के जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बनर्जी, सांसद भी है, एमपी है डायमंड हार्बर से, उन्होंने एक सैंडल पे पोस्ट किया कि चुनाव आयोग ने ऐसा चिट्ठी सामने क्यों लाया। सवाल ये है
कि अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं और वो पब्लिक के सामने आते हैं तो उसको लेके आपको दिक्कत क्यों हो रही है। ये तो एक क्लियर क्रिस्टल प्रोसेस है जिसके बारे में सबके पास ये जानकारी होना चाहिए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग्स हो रही है। पब्लिक, आप अगर कुछ बोल रहे हैं ऑन कैमरा एसआईआर को लेके, एसआईआर के विरोध में लेके, तो जाहिर सी बात है उसको लेके पब्लिक में वो तो एंजाइटी पैदा होगा ही। जी। तो एक तरफ आप उसके खिलाफ में बोल रही है कि बीएलओस की मौत हो रही है, बीएलओस प्रेशर में है, पब्लिक को कह रही है कि पब्लिक एसआईआर असल में आप लोगों का नाम कट जाएगा। यहाँ तक तो वो बोली है कि 9 दिसंबर जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा तब सीएम ने कहा है कि एक हॉरिबल सिचुएशन तैयार होगा। तो ऐसी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म में जब आप कह रहे हैं कि हॉरिबल सिचुएशन तैयार होगा, तो ये तो कहीं ना कहीं जिनके मन में थोड़े से भी कुछ शंका है, थोड़े से भी कुछ डाउट है, उनको बढ़ाएगा एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर सौरभ, ये बंगालियों और बहारियों के बीच में जो फंसती नजर आ रही है ममता बनर्जी, जिस तरह का कंफ्यूजन उनका सामने आ रहा है कि वो कहीं विरोध कर रही हैं और कहीं कह रही हैं कि फॉर्म भरें, किस तरह से इसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर पब्लिक के बीच में आ रही है? जो आम जनता जो चाहती है कि भैया एसआईआर हो और जो सही बंगाली है उसको उसका हक मिले। देखिए जया जी, जब ये बात सामने आई थी, जब टीएमसी विरोध है, तब से जाके पब्लिक में ये चुनाव आयोग ने भी डायरेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन जो फिगर्स उन्होंने सामने रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उससे तो एक बात साफ है कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कितना अच्छा काम कर रही है, कहाँ पे 100% काम हो गया, कहाँ पे 80% काम हो गया, कहाँ पे 90% काम हो गया, कितने अच्छे ईआरओस काम कर रहे हैं, कितने अच्छे बीएलओस काम कर रहे हैं। ये जो फिगर चुनाव आयोग ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखा था, और उनका उसके चलते एक जायजा आता है कि पब्लिक के अंदर उतने मास लेवल में एसआईआर को लेके कोई नेगेटिविटी नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं कि जो मृतक वोटर हो, जो एब्सेंटी वोटर्स हैं, जो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, जो फेक वोटर्स है, जो बांग्लादेशी वोटर्स है, वो वोटर लिस्ट से हटे, ये वो चाहते हैं। शायद कहीं पे जाके ये भी तो एक तर्क खड़ा होता है कि कहीं पे जाके सीएम को ये आभास मिला कि उनकी 21 दिन से वो इतना बोल रही है, फिर भी उतना इफेक्ट रास्तों पे नहीं दिखाया गया, सड़कों पे दिखाया नहीं गया, तो अब जाके वो बोल रही है मंच में खुद, लेकिन पर्दे के पीछे वो अपने कार्यकर्ता और अपने जो वोट बैंक है उनको कह रही है कि आप फॉर्म फिलअप करके रखिए, क्योंकि उसमें उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया है। वो डिस्क्लेमर क्या है? वो कही है कि अगर स्थगित नहीं होता, अगर रद्द नहीं होता, वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं ना, तमिलनाडु और केरल के साथ साथ, सीपीएम कांग्रेस के साथ साथ, डीएमके के साथ साथ, तो अगर वो नहीं होती है तो वो उनके दिमाग में ये भी है कि कहीं गाड़ी छूट ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं गाड़ी छूट ना जाए, यही जो डर है वो सता रहा है यहाँ पर ममता बनर्जी को। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सौरभ हमारे साथ मिड डे प्राइम में जुड़ने के लिए। और इसी खबर पे हम आपको बता दें कि लगातार इस वक्त जो है ये चुनाव आयोग भी इस एसआईआर के मुद्दे पर लगातार लगा हुआ है और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सुनवाई भी हो रही है। यानी कि कई राज्यों में जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर लगातार चर्चा यहां पर जारी है। तो चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट दिसंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं बिहार एसआईआर मामले पर कोर्ट आज 2 बजे सुनवाई करेगा। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में एसआईआर कराने के इसी के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो तमाम याचिकाएं यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई हैं और इस पर सुनवाई जल्द होगी। कर्नाटक में अगर बात करें तो कांग्रेस नेतृत्व को लेकर विवाद फिर से गर्मा गया है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान से इस भ्रम को खत्म करने के लिए कहा है। उनका ये बयान उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता बंटवारे को लेकर पार्टी के 5 और 6 लोगों के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा सार्वजनिक रूप से चर्चा करने वाला नहीं है।
20 नवंबर को कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा होने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई थी। तो यहां पे कर्नाटक कांग्रेस में भी खलबली इस वक्त मची हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सियासी घमासान जारी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य की जनता त्रस्त है और पार्टी के लोग सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। कर्नाटका में किस्सा कुर्सी का अब चरम पर पहुंच चुका है। सिद्धरामैया जी ने कहा कि हाईकमांड कंफ्यूजन को खत्म करे सीएम को लेकर। तो डीके शिव कुमार जी का बयान आया है कि देखिए सीक्रेट डील है, एक सीक्रेट डील है इस पूरे मामले में। ये कौन सी सीक्रेट डील है, क्या इसके पीछे राज है, क्या सीक्रेट डील की गई थी और किसके द्वारा सीएम पोस्ट के लिए। हाईकमांड जो है, खड़गे जी बोलते हैं कि मैं हाईकमांड नहीं हूं, कोई और हाईकमांड है, और वो हाईकमांड तो दिख नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में पावर को प्राथमिकता देती है, पीपल को नहीं। जनता त्रस्त है, ये लोग सत्ता की लड़ाई में मस्त है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता जा रहा है कर्नाटका में। क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉटहोल्स की समस्या है, फार्मर्स की समस्या है, राइजिंग और बढ़ते हुए दाम और प्राइसेस की समस्या है। इकोनॉमी जो है वो तहस नहस कर दी है इन लोगों ने। और आइए, 17 साल पहले भारत ने अपने इतिहास के सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक का सामना किया। लगभग 60 घंटे तक लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बंधक बनाकर गोलियों और आग की बारिश कर दी। 166 निर्दोष जाने, जिनमें सुरक्षा बलों के जवान और विदेशी नागरिक भी शामिल थे, इस रात आतंक का शिकार बने। भारत ने तब से आज तक पाकिस्तान की भूमिका के ठोस सबूत दुनिया के सामने रखे हैं और उन मास्टरमाइंड्स के खिलाफ एक्शन की मांग की है जो अब भी आजाद घूम रहे हैं। आइए याद करते हैं उस रात को जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। छब्बीस नवंबर 2008 की रात समुद्र के रास्ते एक मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक कर 10 आतंकवादी कराची से मुंबई में घुसे। टीमों में बंटकर उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल पैलेस, ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस और कई सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग और धमाके किए। अगले 3 दिनों तक मुंबई जलती रही। जब तक आखिरी आतंकी ढेर नहीं हुआ तब तक 166 लोग मारे जा चुके थे और 300 से ज्यादा घायल हो चुके थे। पीड़ितों में वे नायक भी थे जिन्होंने शहर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर और एएसआई तुकाराम ओम्बले, जिन्होंने निहत्थे होकर भी कसाब को पकड़कर देश को सच का सबसे बड़ा सबूत दिया। मुंबई पुलिस, होटल स्टाफ और सुरक्षा बलों की बहादुरी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। पकड़ा गया आतंकी अजमल कसाब अदालत में खुलकर बोला कि उसने पाकिस्तान में लश्कर तैयबा से ट्रेनिंग ली, कॉल इंटरसेप्ट, जीपीएस डेटा, समुद्री मार्ग का रिकॉर्ड और अंतरराष्ट्रीय जांचों ने साफ किया कि हमलावर कराची से आए थे और सीमा पार से उनके हैंडलर उन्हें रियल टाइम में निर्देश दे रहे थे। पाकिस्तान ने बाद में कसाब को अपना नागरिक माना और दुनिया भर की एजेंसियों ने लश्कर के नेताओं को इस हमले का असली साजिशकर्ता घोषित किया। कसाब को भारत में दोषी ठहराया गया और 2012 में फांसी दी गई, लेकिन मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी अब भी पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। वहां की अदालतों में औपचारिक मुकदमे तो हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सजा नहीं मिली। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर के कई ऑपरेटिव्स पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन हमले की योजना और फंडिंग करने वाले असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई के बिना न्याय अधूरा है। 26/11 के बाद भारत ने अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत किया, एनएसजी के नए केंद्र बनाए और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को और अधिकार दिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। डेविड हेडली की गवाही, वैश्विक जांचें और तहव्वुर राना को भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित किया जाना, ये सब उसी बदलाव का हिस्सा हैं। आज जब देश श्रद्धांजलि दे रहा है, पीड़ित परिवारों का संदेश साफ है, न्याय तभी पूरा होगा
जब इस हमले के हर योजनाकार को सजा मिले, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 26/11 हमले की 17वीं बरसी और इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर हमले में जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों और शहीदों के परिजनों ने शहीदों को सलामी दी। कार्यक्रम के बाद सीएम फडणवीस ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया। 26/11 हमले के बरसी पर शहीदों को नमन किया। उन बहादुर सिपाहियों को, उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने आतंक के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आज देश याद कर रहा है उन मासूमों को भी, उन सिविलियंस को भी जिनकी मौत हुई थी 26/11 के दिन। नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग ने शताब्दी सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया। नई दिल्ली का भारत मंडपम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे और संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीएससी ने 100 वर्षों की यात्रा में देश के प्रशासनिक ढांचे को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मजबूत बनाए रखा है। आप सबके समर्पण से, आप सबके कड़ी मेहनत से, आप सबके नए इनोवेशन से इस संस्था की लगातार देश और दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ रही है और हम सबको खुशी होती है कि भारत में एक ऐसी संस्था है जो केवल दुनिया में मार्गदर्शन नहीं देती, एक कार्यपालिका के, एक प्रशासनिक ढांचे का ऐसे निर्माण की दिशा देती है जो आने वाले समय में उस देश के अंदर निश्चित रूप से विकास और प्रतिबद्धताओं से काम कर सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने भारतीय संविधान की मर्यादाओं का अनुपालन किया है। 2047 के विकसित भारत में इस संस्थान से चयनित होने वाले उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय संविधान की सर्वश्रेष्ठ मर्यादाओं और मूल्यों का सफलतापूर्वक पालन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत सन 2047 के निर्माण के और उसकी रचना के जो शिल्पकार रहेंगे, वो शिल्पकार भी इसी प्रशिक्षणशाला से निकल करके परवान चढ़ेंगे। यूपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि यूपीएससी तकनीक आधारित प्रशिक्षण पर विशेष बल दे रहा है। The Union Public Service Commission reaffirm and rededicate ourselves to the mandate entrusted to us by the Constitution, that is, upholding the ideals of fairness, meritocracy, and equity in our selection processes, recruitment and examination system, departmental promotions, and deputation. गौरतलब है कि यूपीएससी केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए विभिन्न मानकीकृत परीक्षाओं का आयोजन करता है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं खेल जगत की। भारत एक बार फिर वैश्विक खेल मंच पर एक बड़ा कदम रखने जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अब लगभग औपचारिक प्रक्रिया भर रह गई है और आज ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में इस पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। जनरल असेंबली में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड की उस सिफारिश पर मुहर लगाई जाएगी जो मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई थी। समिति ने तकनीकी क्षमता, एथलीट अनुभव, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट वैल्यू के अनुरूपता जैसे पैरामीटर देखे थे। 2030 की कॉमनवेल्थ बोली में भारत का मुकाबला नाइजीरिया के शहर अबुजा से था, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने अफ्रीकी देश को 2034 एडिशन के लिए विचार में रखने का फैसला किया है। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। इस बार ये आयोजन अहमदाबाद में होगा, जहां पिछले एक दशक में स्पोर्ट्स इंफ्रा को तेज गति से विकसित किया गया है।
और अगले साल होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला 7 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। भारत में कुल 5 स्थानों पर मैच खेले जाएंगे, जबकि श्रीलंका के 3 स्थलों पर इस वैश्विक टूर्नामेंट के मैच आयोजित होंगे। भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद इस टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी करेंगे। 2026 का T20 विश्व कप लगातार दूसरी बार 20 टीमों वाला टूर्नामेंट होगा। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को 2026 T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। रोहित शर्मा की ही कप्तानी में भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। रोहित ने अब तक हुए सभी 9 T20 विश्व कप में हिस्सा लिया है। भारत इस टूर्नामेंट में खिताब बचाने के इरादे से उतरेगा। भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपना अभियान 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ शुरू करेगी। 12 फरवरी को भारत का सामना नामीबिया से होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा मुकाबला। दोनों टीमें एशिया कप फाइनल खेलने के बाद पहली बार अगले साल टकराएंगे। 4 और 5 मार्च को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। वहीं 8 मार्च को अहमदाबाद में खिताबी मुकाबले का आयोजन किया जाएगा। तो T20 विश्व कप को लेकर उत्सुकता बढ़ती हुई, फरवरी का इंतजार करना होगा। फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।